आज की पहली खबर है समर्थ अभियान। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आज भी कैश में लेन देन होता है और इस लेन देन को डिजिटल के रूप में करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। 1 फरवरी से 15 अगस्त 2023 तक यह अभियान जारी रहेगा। विशेष रूप से महिलाओं पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर कई योजनाएं जैसे बीसी समूह और स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं। श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा इस योजना का, इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। अगली खबर है जन जैव विविधता रजिस्टर। जी हां साथियों, गोवा में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू हुआ है जो कि जन जैव विविधता रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य है कि ये जो जन जैव विविधता रजिस्टर है इसका अद्यतन किया जाए, यानी इसका अपडेशन किया जाए और इसका सत्यापन किया जाए। ये रजिस्टर जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के विभिन्न पहलुओं का रिकॉर्ड रखता है। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोवा में शुरू किया गया है और हमारे भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। सुपर कंप्यूटर ऐरावत। जी हां साथियों, सुपर कंप्यूटर ऐरावत ये भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुपर कंप्यूटर है। जी हां साथियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है और हमारे सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने विश्व के 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटर में ये शामिल हो गया है। इसने 75वां स्थान जो है हासिल किया है। जितने भी आपके पूरी दुनिया में जो 500 सुपर कंप्यूटर है उसमें हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर ऐरावत को 75वां स्थान मिला है। ये भारत का सबसे बड़ा एवं तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंप्यूटिंग सिस्टम है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये तीसरा संस्करण है और इसका शुभांकर जीतू को बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करता है। ये खेल प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण उड़ीसा में 2020 में आयोजित किया गया था और दूसरा संस्करण इसका कर्नाटक में 2021 में आयोजित किया गया था। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4, ईरान ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम खुर्रम शहर एक ईरानी शहर से लिया गया है। यह मिसाइल परवलयिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। क्योंकि ये लंबी दूरी की मिसाइल है तब ये इस तरह से जाएगी, तो ये पैराबोलिक पाथवे का यूज करेगी। और ये जो ईरान की मिसाइल है खुर्रम शहर 4, इसको डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया है। इजराइल से संघर्ष के कारण ईरान ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। तो पहली खबर है जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित। 27 मई को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। वैसे तो अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बिना पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ही अधूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने सबसे प्रसिद्ध 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को निर्धारित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट के होम रूल लीग में ये शामिल हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनी बेसेंट के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की भी होम रूल लीग स्थापित हुई थी। कई प्रसिद्ध पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें से एक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक प्रमुख पुस्तक है। डिजीज एक्स, अगली वैश्विक महामारी होगी डिजीज एक्स। महामारी कोविड-19 महामारी, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और अब WHO का दावा है कि डिजीज एक्स अगली वैश्विक महामारी हो सकती है। WHO ने इस रोग को प्रायोरिटी डिजीज की लिस्ट में रखा है। प्रायोरिटी डिजीज वे होती है जिनसे बचाव का तरीका हमें सबसे पहले सोचना है और जनता को उसके बारे में अवगत भी कराना है। डिजीज एक्स एक जूनोटिक बीमारी हो सकती है। जूनोटिक बीमारी वे बीमारी होती है जिनका संक्रमण
जानवरों में फैलता है और ये जानवरों से मनुष्यों में संचारित होता है। इस प्रकार के रोग जूनोटिक रोग कहलाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह बीमारी कोरोना से भी अधिक खतरनाक हो सकती है। डिजीज एक्स इस शब्द का प्रयोग 2018 में वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे पहले किया गया था और यह खबर आपके साइंस एंड टेक सेगमेंट से जुड़ी हुई थी। चलिए अगली खबर है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन यानी CCZ। देखिए इसको क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन भी कहा जाता है और ये क्लेरियन क्लिपर्टन जोन यानी CCZ प्रशांत महासागर में स्थित है। इस जोन में अद्भुत जैव विविधता मौजूद है जिसका पता वैज्ञानिकों के द्वारा अभी हाल फिलहाल में लगाया गया है। इस जोन में यानी CCZ में लगभग 5000 से भी अधिक प्रजातियों की खोज की गई है। इस जोन की खोज 1950 में वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी और आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी पता होना चाहिए कि विश्व का 1/3 क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य चर्चित खबरें जो कि आपकी परीक्षा में करंट अफेयर का प्रश्न बन सकती है। पहली खबर है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को आईफा रॉक्स 2023 में 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी और यह फिल्म संजय लीला भंसाली के द्वारा निर्देशित की गई थी। अगली खबर है कि आईपीएल के एक सीजन में 3 शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं शुभमन गिल। अगली न्यूज है लगातार 2 बार आईपीएल फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन चुकी है गुजरात टाइटंस। देखिए इस प्रश्न को, इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचने वाली, ये लगातार जो पहुंची है बैक टू बैक है ना, क्योंकि मुंबई इंडियंस तो कई बार पहुंच चुकी है। तो कहने का अर्थ यह है कि लगातार 2 बार यानी बैक टू बैक आईपीएल फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन चुकी है गुजरात टाइटंस। तो आज की सबसे पहली खबर है विनायक दामोदर सावरकर की जयंती। 28 मई को इनकी 140वीं जयंती मनाई गई। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, इनका जन्म नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। नासिक जिला जैसा कि आप जानते हैं कि यह महाराष्ट्र में पड़ता है। वीर सावरकर लंबे समय तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने सबसे लंबे समय तक काला पानी की सजा इनको मिली थी। वैसे तो वीर सावरकर के बारे में कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे जीएस के पॉइंट हैं, लेकिन वो आप सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं और वहां आपको पढ़ने भी चाहिए। लेकिन एक करंट अफेयर्स से अगर रिलेटेड न्यूज़ है तो मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं मेंशन करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे लंबे समय तक इन्हें काले पानी की सजा हुई, और भी क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा हुई थी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक इस सजा को प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिंदू कौन है नामक पुस्तक वीर सावरकर ने लिखी थी और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, ये पुस्तक भी वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। तो वो आप जानते ही हैं, वो एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट फैक्ट था जो मुझे आपसे शेयर करना था। हिंदू कौन है, यह पुस्तक वीर सावरकर ने लिखी और इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की थी। अगली खबर है 75 रुपए का नया स्मारक सिक्का। जैसा कि आप जानते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इस नए संसद भवन के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 75 रुपए का एक नया स्मारक सिक्का जारी किया है। अब थोड़ा सा स्मारक सिक्कों के बारे में समझ लेते हैं। भारत में पहला स्मारक सिक्का 1964 में जारी किया गया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था तो उनकी इस घटना को यादगार के रूप में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ये जो स्मारक सिक्के होते हैं, ये कीमती धातु के अंश के बने हुए होते हैं। कीमती धातु अगर मैं कहूँ तो चांदी होता है, तांबा होता है, निकल होता है, तो इन सभी से मिलकर ये सिक्के बने हुए होते हैं। इन स्मारक सिक्कों को आप यूज में नहीं ले सकते हैं, ये मुद्रा की तरह प्रयोग नहीं होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का है तो ऐसा नहीं है कि इसकी कॉस्ट 75 रुपए है, आप मार्केट में जाएंगे 75 रुपए का कोई भी गुड्स परचेज करके ले आएंगे, ऐसा नहीं है। स्मारक सिक्के होते हैं, इनकी कीमत बहुत अधिक होती है क्योंकि ये कीमती धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो स्मारक सिक्के हैं इन्हें आम आदमी भी प्राप्त कर सकता है। SPMCIL की वेबसाइट से आप इन सिक्कों को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का जो कि
अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में जारी किया गया था, उसकी कीमत लगभग 5,175 रुपये के समथिंग इस साइट पर दी हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप सिर्फ इसको किसी घटना के यादगार के लिए इन सिक्कों को रख सकते हैं। तो ये 75 रुपये का नया स्मारक सिक्का परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि नए संसद भवन के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए इसको जारी किया गया है और संसद भवन से जुड़ा हुआ हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने प्रीवियस कुछ जो डेली करंट अफेयर्स है वहाँ पर चर्चा की है, नए संसद भवन के बारे में चर्चा की है, सेंगोल के बारे में चर्चा की है, तो एक बार उन वीडियोस को आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अगली खबर है उड़ान 5.1। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के 5वें संस्करण का आरंभ किया है। उड़ान योजना पहले लॉन्च की जा चुकी है, ये इसका 5वां संस्करण है, 5th एडिशन है। उड़ान एक प्रकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है, यानी कि एक ऐसी हवाई संपर्क योजना जो बहुत पास के एरिया को जोड़ने का कार्य करती है। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में हुई थी और 2017 में पहली यात्रा इस योजना के द्वारा की गई थी। शिमला से दिल्ली पहली हवाई यात्रा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 2023 में 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया। इस साल 2023 में यह 70वां अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस था। ये किनकी याद में मनाया जाता है तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की थी। इसी के लिए 1953 में इन्होंने ये सफल चढ़ाई की थी, इसी के लिए उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर्वत को तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ है और परीक्षा में सैन्य अभ्यासों से संबंधित प्रश्न करंट अफेयर में आता ही आता है। अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। यह आयोजन सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया था। सऊदी अरब में एक स्थान है, इसका आयोजन वहां पर किया गया था। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण था जो 2023 में हुआ है और पहला संस्करण इसका 2021 में हुआ था। इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा ने भाग लिया था। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य चर्चित खबरें। तैयब एर्दोगन फिर से होंगे तुर्की के राष्ट्रपति। थोड़ा सा इस खबर को एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, तैयब एर्दोगन फिर होंगे तुर्की के राष्ट्रपति, यानी ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। तैयब एर्दोगन तुर्की के 20 साल से लगातार राष्ट्रपति बनते हुए आ रहे हैं। 2003 में इन्होंने तुर्की में सत्ता संभाली थी। तुर्की को तब तुर्की कहते थे। तुर्की देश का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। तो तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति होंगे दोबारा से, 20 साल से सत्ता पर काबिज है। अगली खबर है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम के तहत इसमें हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करेंगे। अगली खबर है, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष के लिए इस दिवस की, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसकी थीम है पीस बिगिंस विद मी। आज की पहली खबर है कि भारत के नए सीवीसी बने हैं प्रवीण कुमार। सीवीसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। इससे पहले सुरेश एन पटेल इस पद पर थे। इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में प्रवीण कुमार जी एक कार्यवाहक सीवीसी के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर अब इनको जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ इन्होंने ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है, क्योंकि राष्ट्रपति की ही जो शक्तियां हैं और जो उनके अधिकार हैं उसमें यह आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को शपथ दिलाने का और पद ग्रहण कराने का कार्यभार राष्ट्रपति के कंधों पर होता है। प्रवीण कुमार जी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। असम मेघालय कैडर के ये आईएएस अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और अब इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम बनी सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स।
फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का। यह फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जो कि अहमदाबाद में स्थित है और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सीएसके ने यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार यह मुकाबला जीता है। सीएसके ने 5 विकेट से जीटी यानी गुजरात टाइटंस को हरा दिया और पहली बार आईपीएल 2008 में खेला गया था। और बहुत से हिंदुस्तानियों को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि सीएसके यानी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम ने इस बार आईपीएल जीता है। अगली महत्वपूर्ण खबर है गोवा का स्थापना दिवस। हर साल 30 मई को यह स्थापना दिवस गोवा का मनाया जाता है। साल 2023 में 36वां दिवस मनाया गया है। 1987 में भारत के 25वें राज्य के रूप में गोवा को दर्जा मिला था। यह राज्य 1962 में भारत का हिस्सा बना था, क्योंकि 1961 तक तो पुर्तगालियों का ही इस पर कब्जा था। 1961 में पुर्तगाली गए थे और पहले भी भारत में पुर्तगाली आए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही गए थे। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो, और इसकी राजधानी पणजी है, जिसे हम पंजिम भी कहते हैं। गोवा वैसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कृषि प्रधान देश है। कला एवं संस्कृति के खंड से, आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से ये आपके करंट अफेयर की खबर है। खीर भवानी मेला कश्मीर की घाटी में अभी हाल ही में इस मेले का आयोजन हुआ है। हर साल ज्येष्ठ की अष्टमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित इस त्योहार को बहुत ही जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। खीर भवानी मंदिर को माता रागनेया देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और इस बार लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने इस मेले में भाग लिया और हमारे देश की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसमें अग्रसर किया। चलिए अब कुछ अन्य चर्चित जरूरी खबरें देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी को एक बार फिर से WHO के जो WHO है उसके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसके रूप में हमारे जो कैग हैं CAG हैं, इनको दोबारा से WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। दूसरी खबर है कि आईपीएल में 250 मैच और 11 फाइनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। अगली खबर है पीएम मोदी सरकार ने पूरे किए 9 वर्ष। सफल सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाली पार्टी में से बहुमत दल के नेता चुनकर आए थे। बहुत बड़ी जीत भाजपा की हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद पुनः 2019 में दोबारा से भारत की जनता ने इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, निर्वाचन करके चुनाव में भाग लेके। तो 9 वर्ष ये सरकार अपने पूरे कर चुकी है। दूसरे कार्यकाल में 1 वर्ष बाकी है। आगामी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव किए जाएंगे। पहली खबर है अहिल्याबाई होलकर की जयंती। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ था। मराठा मालवा साम्राज्य की यह होलकर रानी थी। 2023 में हम लोग 298वीं जयंती इनकी मना रहे हैं। 11 दिसंबर 1767 में अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासक बनी। इनको इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा द फिलोसफर क्वीन की भी उपाधि दी गई है। किसी शाही वंश से नहीं थी, फिर भी इन्होंने कई मौकों पर सेना का सफल नेतृत्व किया। जब इनके पति की मृत्यु हुई तो इन्होंने सती होने का निर्णय लिया था, किंतु इनके ससुर के द्वारा इनको राज्य संभालने के लिए, शासक के पद पर आसीन होने के लिए कहा गया और इन्होंने ये कार्य बखूबी निभाया। इसलिए हम अपने देश की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगनाओं को नमन करते हैं और सही मायनों में यही एक वुमेन्स एम्पावरमेंट है। बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है अभी हाल ही में पृथ्वी का नकली चांद। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, क्या कोई दूसरा चांद आ गया? पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है ना, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। ये दूसरा चांद कहां से आ गया? क्या ये असली है या नकली है? तो चलिए एक बार नजर डालते हैं। पृथ्वी का चक्कर काट रहे एक नए क्षुद्र ग्रह का पता लगाया गया है।
बेसिकली जिसे हम पृथ्वी का एक दूसरा या नकली चांद कह रहे हैं, वो एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है। इसे पृथ्वी का अर्धचंद्रमा कहा जा रहा है। इसे पृथ्वी का अर्धचंद्रमा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के जितने समय में चक्कर लगा रही है उतने ही समय ये ले रहा है चक्कर लगाने में। इस क्षुद्र ग्रह को, एस्टेरॉइड को 2023 FW13 नाम दिया गया है। इसे पहली बार मार्च में यानी 28 मार्च में पेन स्टार्स सर्वे टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया था। अगली महत्वपूर्ण खबर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल 2023 में इस दिवस की थीम है ग्रो फूड नॉट टबैको। पहला दिवस 1988 को मनाया गया था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भारत को तंबाकू की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत तंबाकू का एक प्रमुख निर्यातक देश है। भारत ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है तंबाकू के निर्यात में। हर साल तंबाकू के कारण 80 लाख मौत हो जाती है, इसलिए कहा जाता है से नो टू टबैको। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य चर्चित खबरें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सौरमंडल में एक नए एक्सोप्लेनेट का पता लगाया गया है। ये जो नया एक्सोप्लेनेट है ये बृहस्पति से 13 गुना अधिक द्रव्यमान का है और इसको नाम दिया गया है HD 245134b। ये इसको नाम दिया गया है। अगली खबर है हाल ही में इरडा के द्वारा, जो आपका बीमा विनियामक प्राधिकरण है, हाल ही में इरडा के द्वारा ऑल इन वन पॉलिसी योजना तैयार की गई है। महाराष्ट्र में किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को वार्षिक यानी सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। विश्व दुग्ध दिवस। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2001 में मनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को विश्व का मिल्क कैपिटल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको दिवसों में यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, विश्व दिवस अलग मनाया जाता है और राष्ट्रीय दिवस अलग मनाया जाता है। उस लिहाज से यदि देखा जाए तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए देखते हैं विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा की गई थी। अगली खबर है सत्येंद्रनाथ टैगोर की जयंती। इनका जन्म 1 जून 1842 को जोरोसांको में हुआ था। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने अहमदाबाद में कलेक्टर यानी IAS के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और ये एक सिविल सेवक होने के साथ साथ एक लेखक, संगीतकार और भाषाविद भी थे। अगली खबर है अहमदनगर अब होगा अहिल्यानगर। साथियों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अब महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर करने का फैसला लिया गया है। महारानी अहिल्याबाई का जन्म अहमदनगर के चौंडी गांव में हुआ था। ये रानी मालवा साम्राज्य की होलकर रानी थी। यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है कि अब अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य चर्चित खबरें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और जहां से करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं। पहली खबर है हाल ही में बोला अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला है भारतीय सेना ने राजस्थान और पंजाब में सुदर्शन शक्ति 2023 का अभ्यास किया है। अभी हाल ही में रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने रामचरितमानस को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअसली गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस दृष्टि से रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन चुका है। इन्होंने 138 घंटे में, लगभग 138 घंटे में इस पूरे रामचरितमानस को गीत के रूप में गाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। अगली खबर है अब आगे से जनगणना फॉर्म में सिर्फ 6 धर्म के विकल्प होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म। अब जनगणना फॉर्म में आगे जो भी जनगणना होगी अब उसमें 6 धर्म के आपको विकल्प